नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शत्रुजीत, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, नेशनल कॉलेज सिरसा। साथियों, ये जो वीडियो है इसके अंतर्गत हम लोग जो बीए फिफ्थ सेम हिस्ट्री का लेसन 4 है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था या पिछले अध्याय में या पार्ट में हमने देखा था कि हमने जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसके राजनीतिक कारण और सामाजिक कारणों का अध्ययन किया था, और इस पार्ट के अंतर्गत हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं धार्मिक कारण। क्रांति से पूर्व फ्रांस के समाज, अर्थव्यवस्था एवं राजनीति के साथ साथ धार्मिक क्षेत्र भी पतन की तरफ अग्रसर था। फ्रांस में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। इसके अलावा चर्च की शक्ति व संपत्ति से भी असंतोष था। चर्च फ्रांस की एक प्रमुख संस्था थी तथा फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च की प्रधानता थी। विशाल संपत्ति चर्च के पास बहुत ज़्यादा हो गई थी। चर्च के पास अनेक संपत्ति थी। चर्च के बढ़ते प्रभाव से जनता को कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी थी तथा उदार विचारों के लोग चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करके चर्च की शक्ति पर अंकुश लगाना चाहते थे। इसके अलावा धर्माधिकारियों का नैतिक पतन भी क्रांति का एक कारण था। चर्च की अपार शक्ति का उपभोग बड़े धर्माधिकारी जैसे बिशप, आर्क बिशप, एबट आदि करते थे। अत्यधिक धन से इनका मस्तिष्क खराब हो गया था तथा इन्होंने सामाजिक व धार्मिक कार्यों को छोड़कर विलासिता का जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया था। विलासिता के साथ साथ उनमें भ्रष्टाचार व अनैतिकता भी आ गई थी। धर्म एवं सच्चे धार्मिक अनुष्ठानों से उनका कुछ भी संबंध नहीं रह गया था। उदाहरण के तौर पर एक बिशप के पास 700 शयन कक्ष थे। आर्क बिशप करीब करीब नास्तिक हो गए थे। बस वे लोग हमेशा भ्रष्टाचार और भोग विलास में डूबे रहते थे। इसके अलावा चर्च का शासन से गठबंधन भी था। बूर्बो वंश के शासक कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने फ्रांस में कैथोलिक चर्च को पुनः स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए। चर्च के पास अपार धन संपत्ति थी तथा दूसरी तरफ बूर्बो शासकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। परिणाम स्वरूप शासक चर्च से भारी ऋण ले रहे थे तथा बदले में चर्च को अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान कर रहे थे। इस प्रकार फ्रांस में धर्म का राजनीति से जो संबंध स्थापित हो गया था, उससे जनता को अनेक कठिनाइयाँ होने लगी। धार्मिक असहनशीलता भी इसका एक कारण थी। इसके अलावा बौद्धिक कारण भी उत्तरदायी थे। साथियों, बौद्ध जो धर्म सुधार आंदोलन एवं वैज्ञानिक खोजों में यूरोप में 17वीं शताब्दी में बौद्धिक चेतना विकसित होने लगी, जो 18वीं सदी में अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इस दौरान यूरोप के साथ साथ फ्रांस में भी ऐसे अनेक विद्वान, कवि, लेखक, साहित्यकार, विचारक, पत्रकार, नाटककार हुए जिन्हें प्रबुद्ध वर्ग कहा जाता है, जिन्होंने फ्रांस में आधुनिक चिंतन की नींव रखी। इन्होंने फ्रांसीसी समाज में व्याप्त बुराइयों का भंडाफोड़ करके साधारण वर्ग के हृदय में स्वतंत्र चिंतन की प्रेरणा उत्पन्न की। इन्होंने साधारण वर्ग की सोई आत्मा को जगाकर फ्रांसीसी समाज में व्याप्त असमानता को समाप्त करने के लिए प्रेरणा दी। इस वर्ग ने क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस वर्ग ने फ्रांसीसी समाज का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया और बौद्धिक वर्ग पर होने वाले अत्याचारों से भी जनता को प्रेरणा मिली। साथियों, दार्शनिक और विचारकों का बड़ा योगदान रहा। उसमें हम लोग देखें तो जैसे मोंटेस्क्यू, फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति मोंटेस्क्यू था। उसका जन्म फ्रांस के कुलीन घराने में हुआ था। वह पेशे से वकील था।
1748 में उसने अपनी प्रसिद्ध रचना कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ लिखी थी, जिसमें उसने मोंटेस्क्यू ने वास्तव में कई पुस्तकों की रचना की थी, और मोंटेस्क्यू ने राजा के देवीय अधिकारों के सिद्धांत की कड़ी आलोचना की थी। वाल्तियर, 18वीं सदी के साहित्यकारों में वाल्तियर का प्रमुख स्थान है। उसका जन्म 1694 में फ्रांस के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वह चर्च को एक बदनाम संस्था कहता था। उसने चर्च की बुराइयों तथा आडंबरों का जोरदार खंडन किया। उसके विचारों की झलक 1733 में प्रकाशित होने वाली उसकी पुस्तक द लेटर्स ऑन इंग्लिश में मिलती है। उसने जीवन भर अन्याय एवं अत्याचारों, धार्मिक पक्षपात तथा निराधार विश्वासों के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया। इसी प्रकार से रूसो 18वीं शताब्दी का सबसे प्रमुख राजनीतिक चिंतक था। सही बात तो यह है कि 1749 में एक लेखक के रूप में रूसो का जीवन प्रारंभ हुआ। इस वर्ष उसने डिजोन की अकादमी का प्रसिद्ध पुरस्कार जीता। उसने समाज के बनावटी ढांचे को, गंदी इच्छाओं तथा यातनापूर्ण धन से भरे संसार को, व्यवस्था के नाम से पुकारे जाने वाले अत्याचार को, ज्ञान कहे जाने वाले अज्ञान को उखाड़ फेंकने की अपील की। उसने असमानताओं को गिराकर इसके अज्ञान का विरोध करने तथा दासता की जंजीरों को तोड़ डालने की अपील की। अपनी पुस्तक सामाजिक संविदा में रूसो ने एक आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की तथा राजनीतिक समाज की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला। उसका मानना था कि सभी व्यक्ति समान एवं स्वतंत्र हैं। सरकार का कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों तथा उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना है। इस प्रकार रूसो ने दो लोकतांत्रिक सिद्धांतों, जनता का प्रभुत्व तथा नागरिकों की राजनीतिक स्वतंत्रता की स्थापना की। समानता व स्वतंत्रता के सिद्धांतों का प्रचार करके रूसो ने लोकतांत्रिक शक्तियों को प्रबल बनाया। इसके अलावा साथियों, जो अन्य दार्शनिक थे उसमें डिड्रो, आर्लोबेयर, केने, क्वेस्ने, हेल्वेटियस, एबेडी रेनल, एबडी मेबली आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव भी पड़ा, जिससे क्रांति को प्रेरणा मिली, जिसमें ब्रिटिश शासन का प्रभाव था। फ्रांस की जनता पर ब्रिटेन के संवैधानिक शासन का काफ़ी प्रभाव पड़ा। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ब्रिटेन का शासन अधिकाधिक संवैधानिक एवं जनतांत्रिक हो गया था। इससे जनता के अधिकार एवं हित सुरक्षित थे तथा लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं थीं। अतः फ्रांसीसी लोग भी इंग्लैंड जैसी शासन प्रणाली की रचना अपने देश में करने की सोचने लगे। अमेरिकी क्रांति का प्रभाव। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का भी फ्रांसीसी क्रांति पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए फ्रांस के सम्राट ने अमेरिकियों की मदद करने के लिए अपनी सेना भेजी थी, क्योंकि फ्रांस अपने दुश्मन इंग्लैंड से बदला लेना चाहता था। इस संघर्ष ने कई प्रकार से फ्रांस के लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। अमेरिकियों को देखकर उनमें भी एकता की भावना जागृत हुई तथा वे भी अपने देश में क्रांति की सोचने लगे। इसके अलावा साथियों, ब्रिटेन के पास स्थित आयरलैंड द्वीप पर ब्रिटेन का अधिकार था। आयरलैंड ने इंग्लैंड से संघर्ष किया और इंग्लैंड ने आयरलैंड को 1779 से 82 के दौरान कई अधिकार दिए। फ्रांस के लोगों के मन में आयरलैंड के लोगों की सफलता को देखते हुए अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। यानी आयरलैंड का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उससे भी फ्रांस के लोग प्रेरित हुए थे, या फ्रांस के लोगों को उससे प्रेरणा मिली थी।
तत्कालीन कारणों में यदि हम लोग देखें तो सबसे पहला कारण था आर्थिक संकट का कारण। फ्रांस की दयनीय आर्थिक स्थिति के लिए बुर्बो शासकों की नीतियां उत्तरदायी थी। हालांकि शासन को सुधारने के लिए या आर्थिक संकट को सुधारने के लिए उन्होंने प्रयास भी किए, लेकिन सुधारवादी आर्थिक योजनाओं को भी विफलता मिली। फ्रांस की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हालांकि लुई सोल्वे ने अनेक आर्थिक योजनाएं बनाई, अनेक अर्थमंत्री बदले, ठोस कदम भी उठाए, लेकिन फिर भी सुधारवादी आर्थिक योजनाओं को विफलता ही मिली। तुर्गो, नेकर, कैलोन, ब्राइन इत्यादि अर्थमंत्रियों ने या वित्त मंत्रियों ने आर्थिक दशा सुधारने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। अब यदि हम लोग देखें क्रांति की घटनाओं के बारे में, तो साथियों ये था कि शासन की निरंकुशता तथा विलासता एवं फिजूल खर्ची के कारण फ्रांस बारूद के ढेर में बदल रहा था। अंत में आर्थिक समस्या का समाधान करने हेतु जनता के सामने झुकते हुए सम्राट को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा, जिससे क्रांति आरंभ हो गई। यह क्रांति 1788-89 में आरंभ हुई थी तथा कई वर्षों तक चली थी। क्रांति का प्रारंभ कुलीन वर्ग द्वारा किया गया, परंतु स्टेट्स जनरल के अधिवेशन के पश्चात क्रांति का स्वरूप बदल गया। वह क्रांति का नेतृत्व साधारण वर्ग के हाथों में आ गया। मध्य वर्ग ने साधारण लोगों को नेतृत्व प्रदान किया तथा अंत में क्रांति द्वारा फ्रांस में निरंकुशता का अंत हुआ व जनता के शासन की स्थापना हुई। क्रांति की घटनाओं का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स जनरल के अधिवेशन से बास्तिल के पतन तक। स्टेट्स जनरल फ्रांस की एक महत्वपूर्ण संस्था थी जो राष्ट्रीय विपत्ति के समय फ्रांस को संकट से उबारती थी। इस राष्ट्रीय संस्था का गठन 1302 ईस्वी में किया गया था। इससे फ्रांस में तीनों वर्गों के प्रतिनिधि होते थे। इस सभा में प्रत्येक प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं इसमें रखता था तथा उनका निदान सभा ढूंढती थी। इसके 3 सदन थे। पहला सदन कुलीन वर्ग का था, दूसरा पादरी वर्ग का तथा तीसरा साधारण वर्ग का था। पहले 3 वर्गों के सदस्यों का अलग अलग चुनाव होता था तथा उसके पश्चात प्रत्येक सदन अलग अलग सभा करके महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करता था। स्टेट्स जनरल के लिए 1214 सदस्यों का चुनाव हुआ, जिनमें पादरी वर्ग के 308, कुलीन वर्ग के 285 तथा साधारण वर्ग के 621 सदस्यों का चुनाव किया गया। फ्रांस के सम्राट लुई सोलवे ने 5 मई 1789 को बड़ी धूमधाम से स्टेट्स जनरल के अधिवेशन का उद्घाटन किया, लेकिन प्रथम व दूसरे वर्ग के लोगों ने तीसरे वर्ग का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि तीसरा सदन ऐसे प्रस्ताव पास करेगा जिससे उन्हें अपने विशेषाधिकारों को त्यागना पड़ेगा। इस प्रकार प्रारंभ से ही स्टेट्स जनरल के विभिन्न सदनों में आपसी हितों में टकराव के कारण संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया। 5 सप्ताह तक दोनों पक्ष अपने अपने मत पर डटे रहे। अंत में विवश होकर 17 जून 1789 को तीसरे सदन ने महत्वपूर्ण साहसिक कदम उठाते हुए अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। निम्न वर्ग के पादरी धीरे धीरे एक एक करके तीसरे वर्ग के साथ आने लगे। यह महत्वपूर्ण कदम क्रांति की प्रथम सूचना थी। लुई सोलवे ने साधारण वर्ग को कुचलने के लिए 20 जून को सदन में ताला लगवा दिया। इसके बाद क्या हुआ साथियों, तो इससे मिराबो तथा एबेसिये के नेतृत्व में साधारण वर्ग के सभी सदस्य पास में ही स्थित एक टेनिस कोर्ट में चले गए तथा उन्होंने बेली के नेतृत्व में टेनिस कोर्ट की प्रसिद्ध शपथ ली। इसमें कहा गया कि जब तक वे फ्रांस के लिए नवीन संविधान की रचना नहीं कर लेते तब तक वे स्वयं को भंग नहीं होने देंगे। हेज ने लिखा है कि टेनिस कोर्ट की शपथ
फ्रांसीसी क्रांति का वास्तविक प्रारंभ था, जिससे राजतंत्र जड़ से हिलता नजर आने लगा। इसके बाद साथियों लुई 16वें द्वारा फौज को बुलाया गया तथा नेकर को हटाया गया। लुई 16 ने विवश होकर राष्ट्रीय सभा को मान्यता दी थी, परंतु वह मन ही मन शक्ति द्वारा क्रांतिकारी भावनाओं को कुचलने की योजना बना रहा था। इसी बीच मैंने आपको बताया कि कामिये देमुले ने जनता को विदेशी सेना का मुकाबला करने के लिए हथियार एकत्रित करने का आह्वान किया। देमुले से प्रभावित होकर शीघ्र ही हजारों लोग एकत्रित हुए तथा हथियार प्राप्त करने के लिए बास्तिल की तरफ बढ़े। इसी बीच 9 जुलाई को राष्ट्रीय सभा ने अपने आप को संविधान सभा घोषित करके संविधान बनाने का काम अपने हाथों में ले लिया। कामिये देमुले के भाषण से उत्तेजित होकर लोग हथियार प्राप्त करने के लिए बास्तिल की तरफ बढ़े, क्योंकि किसी ने अफवाह फैला दी थी कि बास्तिल में हथियार व गोला बारूद है। बास्तिल पेरिस से कुछ दूरी पर एक पुराना दुर्ग था जिसमें कैदियों को रखा जाता था। लियो गर्शाय ने इसे निरंकुशता व निर्दयता के प्रतीक की संज्ञा दी है। 14 जुलाई को उत्तेजित भीड़ ने बास्तिल को घेर लिया। दुर्ग के प्रशासन दलाने व भीड़ के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 200 लोग मरे, परंतु अंत में भीड़ की विजय हुई। भीड़ ने किले में घुसकर कैदियों को रिहा कर दिया। किले को तहस नहस करके किले में सुरक्षा कर्मचारियों को मार डाला। लुई 16 को जब इसकी सूचना मिली तो उसने पूछा, क्या ये विद्रोह है? तो उसके मंत्री ने कहा, यह विद्रोह नहीं, क्रांति है। सम्राट ने घटना से प्रभावित होकर 17 जुलाई को पेरिस पहुंचकर बेली को पेरिस का मेयर तथा लफायते को राष्ट्रीय सुरक्षा दल का सेनापति स्वीकार कर लिया। बास्तिल का पतन फ्रांस के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह जनता की निरंकुशता पर विजय थी। बास्तिल के पतन से फ्रांस में राष्ट्रीय सभा का महत्व स्थापित हो गया। भीड़ एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी तथा प्रशासनिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। भीड़ ने फ्रांस के कुलीनों व सामंतों को लूटना शुरू कर दिया, जिससे कुलीन व सामंत फ्रांस छोड़कर भागने लगे। 6 अक्टूबर 1789 को फ्रांस में भीड़ ने राजा तथा उसके परिवार को बंदी बना लिया। राज परिवार को तुइलरी के पुराने महल में रखा गया। इस प्रकार राजा भीड़ का बंदी हो गया। हालांकि 20 जून 1791 को राजा ने परिवार सहित भेष बदलकर एक गाड़ी द्वारा रात को महल से निकलकर भागने की योजना बनाई, लेकिन वारेंज नामक स्थान पर राजा को किसी ने पहचान लिया तथा इसकी सूचना पेरिस भेज दी गई। पेरिस की संविधान सभा ने राजा को 22 जून को गिरफ्तार किया तथा 25 जून को पुनः पेरिस लाया गया। राष्ट्रीय सभा ने राजा को उसके पद से हटाकर उसे तुइलरी के महल में नज़रबंद कर दिया। इस प्रकार राजा के भागने की योजना असफल हो गई, परंतु इस घटना से राज परिवार अत्यंत शर्मसार हो गया तथा उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। इस घटना में राजपद की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा।